तक्षशिला एक ऐसा नाम जो इतिहास, परंपरा और ज्ञान की रोशनी से चमकता है। आज यह स्थान शांत खंडहरों के रूप में दिखाई देता है, लेकिन एक समय था जब यही भूमि संसार के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में गिनी जाती थी। यहाँ केवल पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि विचारों का निर्माण होता था, साम्राज्यों की नींव रखी जाती थी और सभ्यता की दिशा तय की जाती थी। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक जीवंत बौद्धिक नगर था, जहां ज्ञान सांस लेता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षशिला का नाम अयोध्या के राजा भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर पड़ा। कहा जाता है कि भरत ने अपने पुत्र तक्ष को यह क्षेत्र सौंपा और उसके नाम पर यह नगर तक्षशिला कहलाया। यद्यपि यह कथा ऐतिहासिक प्रमाणों से पूरी तरह सिद्ध नहीं है, फिर भी यह इस नगर की प्राचीनता और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है। महाभारत और रामायण में भी गांधार और उत्तर पश्चिम भारत के इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जो तक्षशिला की प्राचीन जड़ों की ओर संकेत करता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक तक्षशिला एक संगठित और समृद्ध नगर बन चुका था। यह गांधार जनपद की राजधानी था। यहाँ से होकर प्रसिद्ध रेशम मार्ग गुजरता था, जो भारत को मध्य एशिया, फारस और यूनान से जोड़ता था। व्यापारियों के कारवां, विद्वानों के समूह, सैनिक दल और तीर्थयात्री सभी इस नगर से होकर गुजरते थे। यही कारण था कि तक्षशिला केवल एक भारतीय नगर नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का केंद्र बन गया। तक्षशिला की शिक्षा प्रणाली अत्यंत अनूठी थी। यहाँ कोई एक विशाल परिसर नहीं था जैसा कि आधुनिक विश्वविद्यालयों में होता है। इसके बजाय यह एक गुरुकुल प्रणाली पर आधारित था। विभिन्न आचार्य अपने अपने आश्रमों या आवासों में विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। विद्यार्थी अपनी रुचि, योग्यता और उद्देश्य के अनुसार गुरु का चयन करते थे। यह चयन प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गुरु केवल पाठ्य विषय ही नहीं, बल्कि जीवन दर्शन भी सिखाते थे। यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं था। केवल योग्य और गंभीर विद्यार्थी ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कई बार विद्यार्थियों को प्रवेश से पहले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना पड़ता था। शिक्षा पूर्णतः आवासीय थी। विद्यार्थी दूर दूर के राज्यों से यहाँ आते थे। काशी, कोसल, मगध, अवंती, कंबोज, यहाँ तक कि चीन और यूनान से भी। वे वर्षों तक अपने गुरु के सानिध्य में रहते और ज्ञान अर्जित करते। तक्षशिला में पढ़ाए जाने वाले विषय अत्यंत व्यापक थे। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों के साथ साथ व्याकरण, छंदशास्त्र, तर्कशास्त्र, न्याय, मीमांसा, दर्शन, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, राजनीति, अर्थशास्त्र, खगोलशास्त्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला और युद्धकला जैसे विषय यहाँ सिखाए जाते थे। यह बहुविषयक शिक्षा प्रणाली उस समय के लिए अत्यंत उन्नत मानी जाती है। तक्षशिला के सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे। जब नंद वंश के अत्याचारों से भारत पीड़ित था, तब चाणक्य ने तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और उसे एक शक्तिशाली शासक बनने के लिए तैयार किया। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। उसमें राज्य संचालन, कर व्यवस्था, कूटनीति और गुप्तचरी की विस्तृत जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं तक्षशिला के विद्यार्थी रहे। उन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की और बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारतीय इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक बना। यह दर्शाता है कि तक्षशिला केवल ज्ञान का केंद्र नहीं था, बल्कि नेतृत्व निर्माण की प्रयोगशाला भी था। संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य पाणिनि भी तक्षशिला से जुड़े थे। उनकी रचना अष्टाध्यायी विश्व के सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथों में से एक है। उन्होंने भाषा को नियमों और सूत्रों में बांधकर उसे व्यवस्थित किया। आधुनिक भाषा विज्ञान में भी पाणिनि के कार्य का उल्लेख किया जाता है। तक्षशिला जैसे बौद्धिक वातावरण ने ही उन्हें यह महान कार्य करने की प्रेरणा दी। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी तक्षशिला अग्रणी था। आचार्य चरक और सुश्रुत जैसे महान वैद्य इसी परंपरा से जुड़े माने जाते हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने सैकड़ों शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन किया और चिकित्सा उपकरणों का विस्तृत विवरण दिया। यह चिकित्सा शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया, तब तक्षशिला एक समृद्ध नगर था। राजा आम्भी ओमफिस ने सिकंदर का स्वागत किया और उससे संधि की।
यूनानी इतिहासकारों ने तक्षशिला की समृद्धि और शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा की है। यह घटना दर्शाती है कि तक्षशिला उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। मौर्य काल में तक्षशिला का महत्व और बढ़ गया। यह साम्राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बन गया। यहाँ से उत्तर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा की जाती थी। सम्राट अशोक ने भी यहाँ शासन किया था जब वे राजकुमार थे। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे तक्षशिला में बौद्ध शिक्षा का प्रभाव बढ़ा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तक्षशिला पर इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण शासकों का अधिकार हुआ। हर शासक अपने साथ नई संस्कृति, कला और स्थापत्य शैली लाया। इससे तक्षशिला की संस्कृति और भी बहुरंगी हो गई। गांधार कला शैली का विकास इसी क्षेत्र में हुआ, जिसमें यूनानी और भारतीय कला का सुंदर संगम दिखाई देता है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म का विशेष उत्कर्ष हुआ। तक्षशिला में अनेक स्तूप और विहार बनाए गए। धर्मराजिका स्तूप, जौलियन मठ और सिरकप नगर के अवशेष आज भी इस गौरवशाली अतीत के साक्षी है। यहाँ बुद्ध की सुंदर मूर्तियां और भित्ति चित्र बनाए गए, जो उस समय की कला कौशल का प्रमाण है। लेकिन इतिहास की धारा हमेशा एक सी नहीं रहती। 5वीं शताब्दी में हूनों के आक्रमण ने तक्षशिला को गहरा आघात पहुंचाया। आक्रमणकारियों ने नगर को लूटा, भवनों को नष्ट किया और शिक्षा केंद्रों को उजाड़ दिया। धीरे धीरे यह महान नगर वीरान हो गया। ज्ञान का वह दीपक जो सदियों तक जलता रहा, बुझने लगा। समय के साथ तक्षशिला मिट्टी और धूल के नीचे दब गया। सदियों तक लोग इसके गौरवशाली अतीत को भूल गए। फिर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई शुरू की। सर जॉन मार्शल और अन्य विद्वानों ने तक्षशिला के अवशेषों को खोज निकाला। खुदाई में प्राचीन नगरों भीर, सिरकप और सिरसुप के अवशेष मिले। साथ ही स्तूप, मठ, सिक्के, मूर्तियां और आभूषण भी प्राप्त हुए। इन खोजों ने दुनिया को फिर से याद दिलाया कि भारत कभी ज्ञान का विश्व गुरु था। 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आज यह स्थान पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तक्षशिला का महत्व केवल अतीत तक सीमित नहीं है, यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए भी प्रेरणा है। यहाँ स्वतंत्र चिंतन, शोध, वाद विवाद और संवाद को महत्व दिया जाता था। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध अत्यंत गहरा और सम्मानपूर्ण था। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया थी। जब हम तक्षशिला के खंडहरों में खड़े होते हैं, तो हमें केवल टूटे पत्थर नहीं दिखाई देते, बल्कि हमें एक जीवंत अतीत की झलक मिलती है। ऐसा लगता है मानो हवा में अभी भी विद्यार्थियों की चर्चाएं गूंज रही हो, आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हो और ज्ञान की ज्योति फिर से प्रज्वलित हो रही हो। तक्षशिला हमें सिखाता है कि सभ्यता का असली आधार ज्ञान है। शक्ति और धन अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा और विचार सदियों तक जीवित रहते हैं। यह हमें गर्व का अनुभव कराता है कि हमारी भूमि पर ऐसा महान शिक्षा केंद्र था जिसने दुनिया को दिशा दी। आज जब हम आधुनिक विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी जड़ें तक्षशिला जैसी प्राचीन संस्थाओं में दिखाई देती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अतीत की विरासत को संजोएं और उसे भविष्य के साथ जोड़ें। तक्षशिला की कहानी केवल एक नगर की कहानी नहीं है, यह ज्ञान, संघर्ष, उत्थान और पतन की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि हर सभ्यता को अपने ज्ञान और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वही उसकी असली पहचान है। जब सूरज की अंतिम किरणें तक्षशिला के स्तूपों पर पड़ती है, तो वे मानो हमें संदेश देती है, ज्ञान का प्रकाश कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह किसी न किसी रूप में जीवित रहता है और सही समय आने पर फिर से जगमगा उठता है। तक्षशिला आज भले ही खंडहरों में बदल गया हो, लेकिन उसका विचार, उसकी परंपरा और उसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यह भारत की बौद्धिक विरासत का अमर प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो हमें अतीत की गौरव गाथा सुनाता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है।